आप सभी का जय हिंद स्टडी ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम है। आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, कौन से अधिकार हैं ये आप लोगों के? देखो सबसे पहले तो ये मौलिक अधिकार होते क्या है ना, ये देखेंगे है ना, कहाँ से लिए हैं, ये बात की बात है। और इसमें एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा मैं, तो आप लोगों को जितने भी मौलिक अधिकार है ना, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले तो ये जो आप लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात बोली कि जो मौलिक अधिकार हैं ये किसी भी राज्य के द्वारा, राज्य का मतलब होता है देश है ना, किसी भी राज्य के द्वारा जोड़े गए अपने संविधान में विस्तृत चार्टरों में से एक थे है ना। और इसकी यदि देखोगे आप लोग कि कहाँ से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान। क्योंकि अमेरिका में क्या हुआ था, 1791 में एक बिल जोड़ा गया था, उस बिल को बोलते थे बिल ऑफ राइट्स। क्या बोलते थे? बिल ऑफ राइट्स है ना। देखो ये याद रखना, कौन सा बिल था? बिल ऑफ राइट्स है ना। तो जो मौलिक अधिकार हैं ये अपने भारतीय संविधान में अमेरिका से प्रेरित है। 1791 में जो अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया था, इस बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग है वो? भाग 3 है ना। यानी कि आप लोगों से पूछा जाए मौलिक अधिकार किस भाग में दिए, तो भाग 3 में दिए गए है ना। दूसरा, किस देश से अडॉप्ट किए, तो वो कहाँ से लिए हम लोगों ने? अमेरिका से, क्योंकि 1791 में वहाँ पर बिल ऑफ राइट्स जोड़ा था है ना। तो ये किस देश से ग्रहण किए हम लोगों ने? अमेरिका से। अब बात आती है सर ये किन आर्टिकल्स में, कहाँ से कहाँ तक है, तो आप लोग याद रखना ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 है ना। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अमेरिका से ग्रहण किए हम लोगों ने, और अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब बात आती कि सर ये जो अधिकार है हम लोगों के, इसकी संविधान में स्थिति क्या है ना। क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं ये, तो अपने संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या है? तो देखो सबसे पहली स्थिति तो यही है कि जो अधिकार है ना, तो हमारे देश में जो राज्य है, राज्य का मतलब देश से समझना आप लोग है ना, कि राज्य मौलिक अधिकारों से रिलेटेड ऐसा कोई भी रूल, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता है जो इन अधिकारों को क्या करता हो, कम करता हो या फिर इसको न्यून करता हो। दूसरी बात कि इन्हें किसी भी परिस्थिति में संविधान से हटाया नहीं जा सकता है ना तो इन अधिकारों को अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं है ना। न्यून का मतलब होता है कम। तो अपने संविधान में पहली स्थिति तो यही है मौलिक अधिकारों की, कि इन्हें राज्य कोई ऐसी विधि बनाकर कम या न्यून नहीं कर सकता। दूसरा कि इनको किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं किया जा सकता, संविधान से अलग नहीं किया जा सकता है ना। हाँ, बट एक कंडीशन है, इमरजेंसी होती है, आपातकालीन स्थिति आती है, तो आपातकालीन स्थितियों में क्या किया जा सकता है, इन्हें निलंबित किया जा सकता है। जब भी इमरजेंसी लगती है, क्या लगता है, आपातकाल लगता है, तो आपातकालीन स्थितियों में इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, निलंबित, सस्पेंड कर सकते हैं। बट याद रखना एक आर्टिकल 20 है और एक आर्टिकल 21, इन दोनों को छोड़कर है ना। यानी कि जब भी इमरजेंसी लगे तो आपके आर्टिकल 20 जो है ना, आर्टिकल 20 में दिया है अपराधों के संदर्भ में दोष सिद्धि में संरक्षण, और आर्टिकल 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 20 और 21 है, ये आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के दौरान क्या किया जा सकता है, सस्पेंड कि नहीं किया जा सकता, ये याद रखिएगा थोड़ा सा है ना। बट यदि आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा यदि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती, कैसे? आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है, तो आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है ना। यानी कि देखो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए, अमेरिका के संविधान से लिएंगे, 12 से 35 तक है, और इसकी हमारे संविधान में स्थिति क्या है, तो राज्य मनमाने ढंग से इनका अतिक्रमण नहीं कर सकता, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो। आपातकालीन स्थिति में इनको सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, बट 2 आर्टिकल ऐसे जिनको सस्पेंड नहीं कर सकते, और वो 2 आर्टिकल है, एक आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21।
और यदि ये इमरजेंसी की यदि उद्घोषणा यदि राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तो संविधान का जो आर्टिकल 19 है इसको भी सस्पेंड नहीं करेंगे। यानी 12 से लेकर 35 तक आप लोगों के जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों में से ये एक अधिकार आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21 ये तो सस्पेंड होंगे नहीं, है ना, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। बट यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा यदि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तो आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये दो तो सस्पेंड होंगे ही नहीं, है ना। एक आर्टिकल 20 में दिया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, एक आर्टिकल 20 में दिया है अपराधों के संदर्भ में दोष सिद्धि में संरक्षण, और आर्टिकल 21 में दिया है आप लोगों के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब इधर देखो हमारे मूल संविधान में जब हमारा संविधान बना था तो उस समय भाई संविधान में जो अधिकारों की संख्या हुआ करती थी वो हुआ करती थी कितनी, 6, और अब वर्तमान में बची है कितनी, 6। पहले कितनी हुआ करती थी, 7, बट अभी वर्तमान में कितनी बची है, 6। तो एक कोई ना कोई से तो हटा होगा ना भाई, है ना। तो कौन सा हटा है, तो वो संपत्ति का अधिकार हट चुका है ना। कौन सा हटा है, संपत्ति का अधिकार। देखो संपत्ति का जो अधिकार था ये पहले हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, बट अब क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब ये संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया था, तो ये दिया हुआ था संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19F और एक आर्टिकल 31। आगे इतना समझ में, है ना। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19F है और आर्टिकल 31 है, इन दोनों को संपत्ति के अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और अब इसको हटाकर कहाँ रख दिया गया, तो इसको रख दिया संविधान के भाग 12 में। कहाँ पर, है ना, किस अनुच्छेद में रखा है, तो वो अनुच्छेद का नाम याद रखिएगा, वो अनुच्छेद है आप लोगों का 300A। और किस चैप्टर में रखा है, किस अध्याय में रखा है, तो वो अध्याय 4 में रखा है ना। तो ये जो संविधान का भाग 12 है ये किससे रिलेटेड है, ये याद रखना आप लोग, किससे रिलेटेड है, ये संपत्ति के अधिकार से ना। पहले संपत्ति का जो अधिकार था ये आप लोगों का एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। कौन सा अधिकार हुआ करता था, मौलिक अधिकार, ठीक है। बट अब क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को भाई मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया, यानी कि आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31 इसको यहाँ से हटाकर कहाँ पे रख दिया, तो संविधान के भाग 12 में। पहले कहाँ पर था ये, भाग 3 में, अब हटके कहाँ आ चुका है, भाग 12 में। पहले किस अनुच्छेद में था, 19F और 31 में, अब कहाँ रख दिया इसको, 300A में। आगे इतनी सी बात समझ में। तो देखो पहले तो हमारे 7 थे, अब बचे कितने, अब 6 बचे। एक कौन सा हटा, एक ये वाला हटा, कौन सा, संपत्ति का अधिकार। तो देखो कोई भी चीज़ जब संविधान से अलग होती है ना, हटती है, तो उसके लिए संविधान में संशोधन किए जाते हैं। तो एक संशोधन याद रखना, मोस्ट IMP है ना, ये संशोधन है 44th कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट 1978, है ना। जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 हुआ था, इस अधिनियम को क्या किया गया, 20 जून 1979 को लागू किया गया था, है ना। जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 हुआ था, इसके तहत क्या किया, जो संपत्ति का अधिकार था जो 19F और आर्टिकल 31 में दिया हुआ था, इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया और इसको हटा के संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A के अध्याय 4 में क्या कर दिया गया, सुरक्षित रख दिया गया। तो इसके लिए कोई ना कोई सा संविधान संशोधन था, वो कौन सा था, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। अब देखो इसको लागू कब किया, तो 20 जून 1979 से, यानी कि पहले संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था, बट अब इसको कानूनी मान्यता प्राप्त है, यानी कौन सा अधिकार बन चुका है आप लोगों का, कानूनी अधिकार। तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले तो यही पूछेंगे कौन सा, कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में दिए, तो भाग 3 किस देश से अडॉप्ट किए, अमेरिका से। कौन सा अनुच्छेद में, 12 से लेकर 35 तक, है ना। पहले कितने थे मूल संविधान में, 7, अब कितने बचे, 6, है ना। कितने हट गए, एक हट गया। कौन सा हटा, संपत्ति का अधिकार, है ना। संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में था, तो 19F और 31, क्योंकि 12 से 35 में है तो 19 और 31 यहीं पे आएंगे। तो इसमें 19F और 31 में क्या दिया हुआ था, संपत्ति का अधिकार। और ये संपत्ति का अधिकार क्या हुआ करता था आप लोगों का, मौलिक अधिकार, यानी कि सरकार आपसे आपकी ज़मीन को छीन नहीं सकती थी। अब देखो यदि एक ही व्यक्ति के पास सारी संपत्ति इकट्ठा हो जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो पाएगा क्या, सभी को बराबर मिल पाएगा क्या, नहीं। इसलिए क्या किया गया
ये 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1978 में। और ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसको आर्टिकल 300A में क्या कर दिया गया? रख दिया गया। अब यदि संपत्ति का अधिकार पूछे कि क्या मौलिक अधिकार है तो स्पष्ट रूप से क्या करना? हमको मना करना। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब हमारा कौन सा अधिकार बन चुका है? कानूनी। और कौन से भाग में रखा है इसको? भाग 12। कौन से अनुच्छेद में? 3। कौन से चैप्टर में? है ना, किस संविधान संशोधन के तहत हटा? कब हुआ था ये? 1970। और इसको लागू कब किया गया? तो 20 जून 1979 को। अच्छा ये बताओ, मूल संविधान में कितने थे? कितने बचे? कौन सा हटा? संपत्ति का अधिकार। तो ये अपने को अब 6 अधिकार देखने की कौन कौन से है ना। देखो पहला जैसे समानता का अधिकार है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, और सबसे लास्ट में है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ये बड़ी एक छोटी सी एक बढ़िया सी ट्रिक है, इससे आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा ना। चलो देखो आगे यहाँ तक समझ में। देखो कितने बच्चे हैं भाई? पहले 7 थे है ना। देखो पहले 7 थे, अब कितने बच्चे हैं? 6। देखो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना। देखो पहला कौन सा है? पहला आप लोगों का संपत्ति का अधिकार। कौन सा? ओ सॉरी, पहला कौन सा है? समानता का अधिकार है। कौन सा? समानता का अधिकार है ना, राइट टू इक्वलिटी है। दूसरा है आप लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरे नंबर पर देखोगे तो तीसरे नंबर का है आप लोगों का शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर है आप लोगों का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद देखोगे तो यह है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। कौन सा है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और सबसे लास्ट में उपचार है भाई, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो उपचार तो हमेशा आखिरी में होते हैं ना भाई। हम लोग यदि बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर के पास कब जाएंगे? डॉक्टर के पास हमेशा लास्ट में ही जाया जाता है ना। ऐसे ही आप लोगों के यदि इन अधिकारों में दिक्कत है तो आप लोग उपचार के लिए जा सकते हो, है ना। कहाँ जा सकते हो? या तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ या तो हाई कोर्ट, है ना। क्योंकि आर्टिकल जो संविधान का आर्टिकल 32 है ना, इसमें क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये मौलिक अधिकारों में यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और वहीं यदि आपको यहाँ नहीं जाना है तो आर्टिकल 226 के तहत कहाँ चले जाओ? हाई कोर्ट चले जाओ, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और वहीं हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत क्या करता है? विभिन्न प्रकार की रिटें जारी करता है। अब देखो भारतीय संविधान में भाई जो मौलिक अधिकार है ये कहाँ से कहाँ तक दिए हैं? 12 से लेकर 35 तक, है ना। किस देश से लिए हम लोगों ने? कौन से देश से लिए? है ना। संविधान के किस भाग में रखे गए? भाग 3 में। अच्छा पहले कितने थे हम लोगों के? 7। अब कितने बचे? एक कौन सा हटा? संपत्ति का अधिकार। कौन सा हट गया हम लोगों का? संपत्ति का अधिकार। अच्छा कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ था ये? 19F में और आर्टिकल 31 में, है ना। किस संविधान संशोधन के तहत हटा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और इसको लागू कब किया? 20 जून 1979 को। और इसको हटाकर कहाँ रख दिया? संविधान के भाग 12 में, है ना। किस अनुच्छेद में रखा है? तो ये आर्टिकल रखा है 300A में। और किस अध्याय में रखा है? तो ये रखा है अध्याय 4 में। पहले संपत्ति का अधिकार क्या हुआ करता था आप लोगों का? एक मौलिक अधिकार। क्या हुआ करता था? मौलिक अधिकार। और अब इसको कौन सी मान्यता प्राप्त है भाई? कानूनी, ठीक है। तो भाई 7 थे, 6 बचे, 1 हटा संपत्ति का अधिकार। अब ये 6 हैं, ये इनमें कौन कौन से? पहला समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो आर्टिकल जो 12 और 13 है, कौन सा? आर्टिकल 12 और 13, इसमें तो क्या है भाई? मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? मौलिक अधिकारों की परिभाषा।
मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में ये कहा गया है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं ये किसी भी नागरिक के लिए किसी भी राज्य के द्वारा बनाए गए अब तक के विस्तृत चार्टर कानूनों में से एक है, यानी कि ये हमारे मानव अधिकार है ना, एक मानव होने के नाते ही हम लोगों को प्राप्त होते हैं। 1791 में अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया था, जिससे प्रभावित होकर भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। अब भाई हमारे संविधान में मैंने आप लोगों को बताया कि इनकी स्थिति क्या है, तो राज्य मनमाने ढंग से इनका अतिक्रमण नहीं कर सकता। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करती हो या फिर इसको न्यून करती हो, है ना। हाँ, एक कंडीशन है इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी के समय हम क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, बट आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ये याद रखना आप लोग, या संविधान का जो आर्टिकल 20 और 21 है ना, इनको इमरजेंसी के समय क्या किया मतलब मौलिक अधिकार सभी सस्पेंड हो जाते हैं, बट कौन सा आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं होते? तो आर्टिकल 20 और 21। और यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा यदि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होती है तो आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। देखो, तो ये आर्टिकल 12 और 13 में ये डेफिनेशन है। तो अब कहाँ से शुरू होंगे? 14 से। तो देखो 14 से लेकर आप लोगों के 18 तक समानता के अधिकार दिए, है ना। फिर यहाँ पर 19 से लेकर 22 तक आप लोगों के स्वतंत्रता के अधिकार दिए। 23 से लेकर 24 तक आप लोगों के शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए हैं। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। 29 से लेकर 30 तक संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दिया है। और 31 तो हट चुका है, संपत्ति का अधिकार। तो 32 से लेकर कहाँ तक दिए? 35 तक। आई बात समझ में? तो ऐसे कुल मिला के 12 से लेकर 35 तक आप लोगों के क्या बटे हुए हैं? मौलिक अधिकार। आगे इतनी सी बात समझ में? देखो अब भाई ये याद करना है ना, क्योंकि आर्टिकल्स एसएससी वगैरह अभी बहुत पूछ रहा है ना, कि किस आर्टिकल में, या तो सीधा पूछ लेगा भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से नंबर का है, किस अनुच्छेद में दिया है ना। तो ये याद नहीं होते। तो मैं एक छोटे सी ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, उस ट्रिक से क्या कर सकते हो आप लोग आसानी से याद। देखो इधर ही समझ लो, 12-13 में तो डेफिनेशन दिए, 12 और 13 में क्या दिए? डेफिनेट। देखो करना क्या है आप लोगों को भाई, ये लाइन से ही है ना। देखो पहले बनाना है पूरा स, कौन सा स? पूरा स। फिर क्या करना है? आधा स, कौन सा स? फिर लास्ट में देखो 2 स बनाने पूरे वाले, ये दोनों स बन गए, दोनों की शादी करवानी है ना। क्या लगानी है? बिंदी। और बीच में लिखना है शोध। क्या लिखना है? शोध, है ना। ये बन गया। पहला है समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये दोनों ही सस है, बट ये लास्ट में याद रखना उपचार है। और उपचार हमेशा कब आते हैं? आखिरी में। डॉक्टर के पास कब जाते हैं हम लोग? आखिरी में, ठीक है। अब किस अनुच्छेद में? तो देखो 12 और 13 में तो डेफिनेशन है, ऐसे याद रखना 5, 4। क्या बोलो एक बार? 5 और 4। फिर 2, 4, 2, 4। बोलो एक बार? 5, 4, 5, 4, 2, 4, 2, 4। देखो 12 और 13 में क्या दी हुई है? डेफिनेशन, परिभाषा दी है ना। तो कहाँ से शुरू होंगे? 14 से शुरू होंगे, है ना। तो 14, 15, 16, 17 और 18 कितने हो गए? 5। मतलब कि 14 से लेकर 18 तक आप लोगों के कौन सा अधिकार है? समानता के अधिकार। फिर कहाँ से शुरू होगा? 19 से, है ना। 19 में कितने देखने हैं? 4। तो 19, 20, 21, 22, है ना। तो 19 से 22 तक आप लोगों के क्या दिए हुए हैं? स्वतंत्रता के अधिकार। फिर कहाँ से शुरू होगा? 23 से। कितने भाई? 2 ही हैं, तो 23 और 24 ये कौन से होंगे आप लोगों के? शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर कहाँ से शुरू होगा? 25 से। कितने होंगे? 4। तो 25, 26, 27 और 28। तो यहाँ पर आप लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 29 से शुरू होगा, कितने हैं? 2 हैं, तो 29 और 30। और 31 तो हट चुका, अभी बताया मैंने, संपत्ति का अधिकार है। तो कहाँ से शुरू होगा ये? 32 से। और कितने हैं? 4। 32, 33, 34 और 35। आगे इतनी सी बात समझ में? ये इतना सिंपल था भाई, दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ 14 से 18 तक है। हाँ कैसे मतलब कैसे डिफाइन करेंगे 14 से 18 तक? जैसे समानता का अधिकार है, अभी इसमें एक एक आर्टिकल है। जैसे आर्टिकल 14 है, इसमें दिया गया विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। जैसे आर्टिकल 15 पढ़ोगे तो उसमें धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, संप्रदाय इनके आधार पर। फिर आर्टिकल 17 पढ़ोगे तो उसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। फिर आर्टिकल 17 पढ़ोगे तो वो उसमें दिया हुआ है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी, है ना। और आर्टिकल 18 में दिया गया है जैसे उपाधियों का अंत, है ना। तो वो एक एक आर्टिकल उसके अंदर है। पहले तो ये याद रखना कि डिवाइड कैसे है भाई। तो मौलिक अधिकार भाग 3, आगे समझ में।
मौलिक अधिकार भाग 3 किस देश से लिए हैं? अमेरिका। कौन से कौन से अनुच्छेद तक है? 12 से लेकर 35 तक। कितने अनुच्छेद हैं? 12 से लेकर। पहले कितने अधिकार थे? 7। अब कितने बचे? कौन सा हटा? संपत्ति कर। कौन सा अनुच्छेद में दिया था? 19F और 31। कौन से? 19 और F 31 है ना। संपत्ति के अधिकार से हटाकर इसको कहाँ रख दिया? अब कानूनी अधिकार है ना। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां। कब हुआ था? 1978 में। आगे इतनी, और इसको लागू कब किया? 20 जून 1979। अच्छा, कौन से भाग में रखा है इसको प्रेजेंट में? तो भाग 12 है ना। किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 300A। किस चैप्टर में रखा है? तो अध्याय 4। पहले कितने थे? 7। अब कितने बचे? एक कौन सा गया? हट। तो 6 कौन कौन से? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा है ना। पहले पूरा सा, फिर आधा सा, फिर सा है ना। दोनों के ऊपर बिंदी और बीच में क्या लिखना है? शोध। एकदम सिंपल है। वापस बताऊं क्या है ना। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार और लास्ट में उपचारों का अधिकार है ना। 12 और 13 में तो परिभाषा दी गई है ना। बच्चे क्या? 14 से शुरू होंगे। तो ये इसे याद रखना, 5 4 2 4 और 2 4। यदि 14 से शुरू करें तो इसमें 14 15 16 17 18 करोगे तो 18। फिर क्या शुरू होगा? 19 से। तो 19 में कितने होंगे? 4। 19 20 21 22। फिर 23 24 है क्योंकि 2 ही है, और फिर 4 है तो 25 26 27 28। फिर 29 30 कितने हैं? ये 2 ही है, और फिर 31 तो हटा दिया, तो 32 से शुरू होंगे तो 32 33 34 और 35। आगे इतना समझ में। अब देखो, इसमें एक चीज ये है मौलिक अधिकारों में जो बहुत समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है ना। देखो, मैंने अभी बताया कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थिति ऐसी है भाई कि इनको संविधान से अलग नहीं कर सकते। अलग करा क्या? नहीं। जैसे अपने शरीर में यदि मैं बोलूँ हाथ काट के अलग कर दो, तो भाई ये हाथ का कुछ ना कुछ तो काम होगा। यदि आप लोगों के अधिकार आप लोगों से छीन लिए जाए तो आप लोग जाओगे कहाँ? दिक्कत हो जाएगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? आर्टिकल 32 के तहत यहाँ उपचार दिए गए है ना। 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के तहत क्या होता है? हाई कोर्ट जो रहता है ये भी 5 प्रकार के रिट क्या करता है? जारी। बट रिट जारी करने की जो शक्ति रहती है ना, ये हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा रहती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम है, सबसे बड़ा कोर्ट है, बट क्या होता है, जब फंडामेंटल राइट से रिलेटेड यदि कोई दिक्कत होती तो ही आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। बट नागरिकों के दूसरे भी तो अधिकार हैं। यदि मौलिक अधिकारों के साथ साथ यदि नागरिकों के दूसरे अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट क्या कर सकता है? रिट के साथ उन अधिकारों पर भी रिट जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से क्या होती है? ज़्यादा होती है। आगे इतनी सी बात समझ में। अब देखो, मैंने बताया था कि अपने जितने भी आर्टिकल हैं 12 से लेकर 35 तक है ना। देखो, इमरजेंसी के समय क्या होता है? जब आपातकाल लगता है, जब इमरजेंसी लगती है, तो जितने भी अपने अधिकार हैं, जितने भी अधिकार हैं सब सस्पेंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सब सस्पेंड। बट 2 ऐसे आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल 20 है और एक आर्टिकल 21 है ना, ये सस्पेंड नहीं होते। और यदि राष्ट्रपति, देखो आपातकाल की जो उद्घोषणा होती है ये हमारे देश के किसके द्वारा की जाती है भाई? राष्ट्रपति के द्वारा। तो यदि राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रीय आपात इमरजेंसी क्या होती है? देखो, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी है। एक आर्टिकल 352 है, एक आर्टिकल 356 है ना, और एक आर्टिकल है 360। ठीक है। यदि हमारे देश के ऊपर भारी आक्रमण हो जाए, हम युद्ध करें, तो ऐसी स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लगती है। फिर यदि किसी राज्य में, राज्य का राजनीतिक तंत्र विफल हो जाए, भाई किसी राज्य की सरकार गिर जाए, यदि सीएम इस्तीफा दे दे, किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति उस राज्य में क्या करता है भाई? राष्ट्रपति शासन लगाता है। सुना होगा ये राष्ट्रपति शासन होता है ना। तो राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? किसी स्टेट में लगता है। स्टेट मतलब भाई किसी राज्य, जैसे अपना मध्य प्रदेश है तो एमपी में 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार। और ऐसे आर्टिकल 352 देखोगे ना तो पूरे देश में कितनी बार लगी है? 3 बार। अपन ने चीन के साथ युद्ध लड़ा था, पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था, और एक बार इंदिरा गांधी के समय लगाया गया था, है ना, क्योंकि उन्होंने आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर क्या करा था भाई? 76 में पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी, है ना। तो 3 बार अपने देश में आर्टिकल 352 लग चुका है। और ये जो आर्टिकल 356 है ये विभिन्न राज्यों में लगता है। सबसे ज़्यादा अभी तक उत्तर प्रदेश में लगा है ना, 100 से ज़्यादा बार। और अपने मध्य प्रदेश में कितनी बार लग चुका है? 3 बार। और ये आर्टिकल 360 है, ये वित्तीय आपात से रिलेटेड है। कौन से? वित्तीय आपात, है ना।
जैसे अपने घरों में भी तो कभी कभी वित्तीय संकट आ जाता है, तो कैसा देश के साथ नहीं हो सकता। अपन भाई इंटरनेशनली कर्जा बढ़ जाए अपने ऊपर, तो ऐसे समय में क्या होता है, वित्तीय आपात की उद्घोषणा होती है ना। ये वाला जो आर्टिकल 360 है ये आज तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी थी है ना 1991 के समथिंग, बहुत इंटरनेशनली कर्जा बढ़ गया था, डिप्रिसिएशन का दौर था, अपना देश मंदी की तरफ जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में भाई उस समय मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने नरसिम्हा राव सरकार में क्या करा था, एलपीजी रिफॉर्म्स करे थे है ना। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये अलग टॉपिक में है, बट अभी आप लोग ये समझो इमरजेंसी है ना। देखो जो मौलिक अधिकार होते हैं इनको इमरजेंसी के समय कुछ समय के लिए, जब तक इमरजेंसी लग रही है जब तक के लिए सस्पेंड कर देते हैं, बट ये आर्टिकल 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं होते। बट यदि राष्ट्रपति यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा यदि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर करता है, किस आधार पर, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, तो जो संविधान का आर्टिकल 19 है इसको भी सस्पेंड नहीं कर सकते है ना। नॉर्मल कंडीशन में आर्टिकल 19 क्या रहेगा है ना, बट यदि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है तो 19 को भी सस्पेंड नहीं कर सकते। मतलब ये दो तो होंगे ही नहीं, और यदि उद्घोषणा इस आधार पर हुई तो इसको भी नहीं करेंगे। आगे बस अब ये तीनों आर्टिकल में दिया क्या क्या है, देखो जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 है इसमें दिया गया है अपराधों के संदर्भ में दोष सिद्धि में संरक्षण, अपराधों के संदर्भ में दोष सिद्धि में संरक्षण, क्या है, दोष सिद्धि में संरक्षण, ठीक है। देखो इस अनुच्छेद को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि इसको आपातकाल के दौरान भी सस्पेंड या निलंबित नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था कि इसको आपातकाल के दौरान भी सस्पेंड नहीं कर सकते। अब देखो इसमें दिया क्या है, देखो इसमें ये दिया है कि भाई किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने किसी अपराध को करते समय किसी प्रवृत्त विधि का उल्लंघन किया हो, है ना। मतलब भाई मान लो इस व्यक्ति ने यदि कोई अपराध किया, मान लो मर्डर करा, किसी को चाकू मार दिया, तो चाकू मारना यानी कि ये क्या हो गया, एक अपराध, यानी मर्डर करना ये एक कानून बना हुआ है अपने यहाँ, है ना। और इस कानून का इस व्यक्ति ने क्या करा, उल्लंघन करा। तो किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं मानेंगे, तब तक दोषी नहीं मानेंगे जब तक उसने किसी कानून का क्या किया हो, उल्लंघन। भाई कोई कानून बना ही नहीं है ऐसा, और भाई अपन उसका उल्लंघन कर दे तो क्या उसको दोषी माना जाएगा, नहीं। जैसे लिविंग रिलेशनशिप का आया था मैटर अभी, है ना, कि एक लड़का और लड़की भले भाई बहन नहीं हो, क्या साथ में रह सकते कि नहीं रह सकते। तो भाई किसी ने याचिका लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये दोनों साथ में नहीं रह सकते, तो क्या ऐसा कोई कानून बना था क्या, नहीं। तो ये दोनों के दोषी ठहराएंगे, नहीं होंगे ना दोषी, क्योंकि इन्होंने किसी भी कानून, किसी भी प्रवृत्त मतलब अभी वर्तमान में किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। तो इसमें पहली बात तो यही दी है क्या, कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं मानेंगे जब तक कि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। जबरदस्ती किसी को थोड़ी अपन दोषी बोल देंगे। मैं जैसे इनको बोल दूँ कि भाई ये दोषी है, यदि ये किसी कानून का उल्लंघन करेंगे, जैसे मान लो अपन ये ट्रैफिक लगता है, निकल गए सीधे के सीधे, देखा नहीं हरी बत्ती लाल बत्ती जल रही और निकल गए, तो इन्होंने क्या करा, ट्रैफिक का उल्लंघन। अब जैसे भाई हरी बत्ती जल रही है और अपन निकल गए तो उल्लंघन होगा क्या, और इनको बोल रहे कि हम दोषी हैं, तो इनका अधिकार है ना। तो देखो ये अधिकार है आप लोगों का, क्योंकि मौलिक अधिकारों में दिया आर्टिकल 20 में। तो पहला क्लॉज इसका ये। दूसरा इसमें ये बात बोली गई है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोबारा अभियोजित नहीं किया जा सकता, यानी एक अपराध के लिए एक सजा। मान लो रवि ने क्या करा भाई, एक मर्डर कर दिया, है ना, क्या करा, मर्डर। मान लो इसको 10 साल की सजा हुई, है ना, 10 साल ये जेल की रोटी खा के आ गए, क्या हो गया, 10 साल जेल की रोटी खा के आ गए। अब पुलिस वाले वापस से इनके घर पे पहुंच गए, है ना, बोले चलो तुमने मर्डर करा था। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोबारा अभियोजित नहीं किया जा सकता, है ना। यदि कभी ऐसा होने लगे तो फिर तो भाई पागल ही हो जाएगा इंसान। एक अपराध करे, मान लो आज किसी लड़की को छेड़ दिया, भाई चलो पुलिस वाले ने उसको 2-1 दिन जेल में रखा, मान लो कुछ भी हुआ, है ना, क्योंकि उसने अपराध करा था, अब उसने सजा भी काट ली, पुलिस वाले वापस नहीं जा सकते उसके यहाँ कि भाई तूने वो अपराध करा था। तो किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोबारा अभियोजित नहीं कर सकते, ये आप लोगों का क्या अधिकार है। और तीसरी खास बात कि किसी व्यक्ति को स्वयं की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, हालांकि पुलिस वाले करते हैं, है ना, स्वयं की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लो
इन्होंने कुछ करा नहीं है, रवि ने कुछ करा नहीं है ना, और इनको ज़बरदस्ती उठा के ले गए पुलिस वाले और इनके पूरे पुट्ठे लाल कर दिए मार मार के, है ना। ज़बरदस्ती स्वयं की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इनका अधिकार है भाई, है ना। तो देखना आप लोग, जो पुलिस वालों की गवाही रहती ना, ये कोर्ट में मान्य नहीं की जाती है ना, क्योंकि उनको भी, जो जजेस रहते हैं उनको पता रहता है कि मार मार के क्या किया, स्वयं से कबुलाया। इसलिए कोर्ट जाते हैं ना तो वहाँ एविडेंस चलते हैं, साक्ष्य चलते हैं ना, और यदि वहाँ साक्ष्य सही है तो भाई अपन जीत जाएंगे, और नहीं है तो सज़ा हो जाएगी अपने को। आई बात समझे? जैसे अपन ने कोई अपराध नहीं करा, अभी जैसे मान लो ये इनने ही नहीं करा अपराध, क्या नाम है आपका, मनसा ने अपराध नहीं करा मान लो, अब इनको पाया अभियाल पुलिस वाले और उठा के ले गए थाने में, इनकी पूजा पाठ चल रही है बढ़िया तरीके से, है ना। अब पूजा पाठ चल रही, इन्होंने कोई अपराध किया क्या? नहीं किया। अब मान लो किया भी है ना, तो स्वयं की गवाही नहीं दे सकते कि मैंने किया, ये करा, भाई प्रूफ कर दो। समझ में आ गई? मतलब अपन ने करा है तो भी प्रूफ करना पड़ेगा। करा है तो ठीक ही है, करा है तो वैसे ही कबूल लो, नहीं तो वो पुलिस वाले वैसे ही अपने को कबूल करवा लेते 2-3 दिन, जब अच्छा स्वागत वंदन अभिनंदन होता है ना, वहाँ लट्ठों के साथ, पान बाहर के साथ जो स्वागत करते हैं वो मज़ेदार दिन रात, तो स्वयं की गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और ये जो गवाही रहती है ना, कोर्ट में नहीं चलती है ना, कोर्ट में चलते हैं एविडेंस, साक्ष्य चलते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें, इन तीनों को याद रखना। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने अपराध करते समय किसी प्रवृत्ति विधि का क्या करा हो, उल्लंघन न किया हो। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोबारा अभियोजित नहीं किया जा सकता, और किसी व्यक्ति को स्वयं की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको इमरजेंसी के समय में भी सस्पेंड नहीं करते हैं, ठीक है। और एक है आर्टिकल 21, ये भी महत्वपूर्ण है भाई, है ना। इसमें क्या दिया गया है? इसमें तो दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। भाई आपको भाई जीवन जीने का अधिकार है, सरकार आपसे आपके प्राणों को छीन नहीं सकती है कि जबरदस्ती आए चल रहे तो इसको गोली मार दी, है ना। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, सरकार आपसे आपके प्राणों को छीन सकती है। जैसे अभी प्यार के 35 टुकड़े हुए, कितने टुकड़े हुए प्यार के, है ना। तो अब सरकार क्या कर सकती है, उससे उसकी देह, उसके प्राणों को क्या कर सकती है, छीन सकती है। क्यों? क्योंकि उसने भाई कोई गलत काम किया। सरकार जबरदस्ती किसी के भी प्राण नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि आपको जीवन जीने का अधिकार, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है, ये आप लोगों को जीवन जीने का अधिकार। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी आगे चलकर, है ना, वो अपन जो आर्टिकल आएगा तो उसमें समझेंगे। यानी कि ये आर्टिकल आप लोगों को जीवन जीने का अधिकार देता है। अब भाई अपने इमरजेंसी लगी और सरकार बोल रही मर जाओ रहे सबके सब, जैसा होगा क्या? अभी कोरोना आया था तो बोला था कि सब मर जाओ, नहीं, तो आपको जीवन जीने का अधिकार देता है ना। इसलिए आर्टिकल 20 को भी आपातकाल के दौरान सस्पेंड नहीं किया। और इसी आर्टिकल में एक संशोधन हुआ था, है ना, 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, है ना। और इस 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु के बालक बालिकाएं, इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पर है, ये आपके अधिकारों में। तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक बालिकाएं, इनका ये अधिकार होता है, क्योंकि अधिकारों में रखा है ना। इसके लिए एक नया आर्टिकल जोड़ा था, आर्टिकल 21A। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और इसमें आर्टिकल 21A जोड़ा। इसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का क्या किया गया भाई, उनको अधिकार दिया गया, है ना। इसलिए आप लोग कई कारखाने वगैरह में या कई मल्टी वगैरह में, कई दुकानों में पढ़ते हो चाइल्ड वो लेबर प्रोविट, है ना, कि 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु के बालक बालिकाएं, इनसे काम नहीं करवाया जाए। क्यों? क्योंकि वो उनका अधिकार है ना। और यदि ऐसा किया जाता है, यदि काम करवाया जाता है, तो वो फिर किस में आता है, वो अपराध की श्रेणी में आता है ना। क्योंकि ये बच्चों का क्या है, अधिकार है। देखो बच्चों के लिए तो सरकार बहुत कर रही है। जैसे आप लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये राज्य के कर्तव्य है ना। इसमें यदि आप लोग अनुच्छेद 45 पढ़ोगे तो इसमें भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का राज्य प्रयास करे। और एक आप लोगों के फंडामेंटल ड्यूटीज है, यदि आप लोग आर्टिकल 51A पढ़ोगे तो इसमें जो 11वें नंबर का हमारा मूल कर्तव्य है, अपना भी तो कर्तव्य होता है कि अपन सरकार के लिए, अपन देश के लिए कुछ करें। तो आप लोगों का जो 11वां कर्तव्य है, इस 11वें कर्तव्य को भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें भी प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं को अपने माता पिता स्कूल भेजें। तो देखो ये राज्य के कर्तव्य, मतलब देश के कर्तव्य कि ऐसी ऐसी पॉलिसियां बनाए तो सरकार बनाती है,
जैसे अभी राइट टू एजुकेशन है ना, आप लोगों के आरटी के फॉर्म भराते हैं तो भाई नर्सरी से लेकर 12वीं तक सरकार उठाती है ना खर्चा, क्योंकि ये वाले जो ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये राज्य के कर्तव्य है। मौलिक अधिकार ये बच्चों के अधिकार है, अपने अधिकार है, और ये आर्टिकल 51A में इसमें कर्तव्य दिए गए हैं कि भाई अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, ठीक है। इसलिए ये तीनों आर्टिकल क्या हो जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। अभी आर्टिकल 19, तो ये आर्टिकल 19 में है ना 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, और इसमें से जो आर्टिकल 19F था ये था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और इसको हटाकर भारतीय संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300A और चैप्टर 4 में सुरक्षित रख दिया। पहले संपत्ति का अधिकार अपना मौलिक अधिकार था, अब इसको कानूनी अधिकार के रूप में क्या रख गई है, मान्यता दी गई है। आगे इतना समझ में है ना। तो ये थे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग भाई एक एक आर्टिकल, एक एक भाई फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे। इसमें राइट टू इक्वलिटी जैसे समानता का अधिकार है ना, यानी 14 से लेकर 18, उसमें देखोगे 14 में तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विधियों के समान संरक्षण है ना, जैसे फर्स्ट आर्टिकल पढ़ोगे 14 तो इसमें दिया गया विधि के समान संरक्षण है ना, यानी कि कानून की नज़र में सब कैसे हो भाई, समान है ना। तो इसे 14 से लेकर आप लोगों के 18 तक आर्टिकल है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।